वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, हमने लिवर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने बाइल डक्ट एंड बिलिरुबिन और सारा जो आपका इससे रिलेटेड पैथोलॉजी था वो पढ़ना शुरू की थी। अब हम बात करेंगे जॉन्डिस की। जॉन्डिस आपका इस पूरे जो सिस्टम है ना, भी आगे वो आपको कोलेस्टेसिस और हाइपरबिलिरुबिनीमिया और सारी बातें हम करेंगे। तो बेसिकली इन सब में मैंने आपको बिलिरुबिन की सारी फॉर्मेशन वगैरह तो पिछली वीडियो में बता दी। जो आपका क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा जॉन्डिस में से आ जाता है और वो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के कॉजेज अक्सर पूछते हैं। तो मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी बता दी है पिछली वीडियो में भी, और बुक में भी टेबल में लिखी हुई, उनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो बात आपको पता होना चाहिए वो ये कि वाइवा में जो चीज़ आपको फेल कर देती है, लिटरली फेल हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लेवल के बाद भी जब आपके आगे वाइवाज होते हैं इन योर स्पेशलाइजेशन, और वो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जॉन्डिस क्या है। तो ये तो सबको पता है कि जॉन्डिस इज अ सिम्टम, इट इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, जॉन्डिस डिजीजेस का सिम्टम होता है, जिस तरह हम बाकी सिम्टम्स की बात करते हैं, ये डिजीज नहीं है कोई भी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जॉन्डिस इज येलोनेस ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। बहुत सारे बच्चे फिर उनसे पूछो पेल क्या होता है, पेलनेस किसको कहते हैं, वो कहते हैं ये यही बात होती है, एक ही बात है। बहुत डिफरेंस है और बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ कि जॉन्डिस आपका हम तब कहते हैं व्हेन योर स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आई इज येलो। ठीक है, येलो कलर जो पीला रंग होता है उसको जॉन्डिस कहते हैं। और जो हमारे पास पेल होगा ना, पेल का मतलब होता है रंग फक हो जाना। जब आपका जैसे नहीं होता किसी भी कोई आपको अचानक से शौक लगता है, कोई ऐसी बात सुन लेते हो, आप कहते हैं एकदम रंग फक हो जाना, रंग उड़ जाना जिसको कहते हैं, वो चीज़ होती है पेल। और पेल बनना कब होता है? एनीमिया में होता है। मोस्ट कॉमन जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल पेल हुए हुए होते हैं। एनीमियाज हो गए, कोई भी चलो और रीज़न हो सकती है, डिहाइड्रेशन में पेलनेस हो जाती है, लेकिन वो कभी भी येलोनेस नहीं होती। ठीक है, जो पेल है वो रंग फक होना है, वो येलो कलर का नहीं होना। और जॉन्डिस में करेक्टरिस्टिक पीलाहट होती है, येलो होता है आपका स्किन भी, आंखों का स्क्लेरा भी, नेल बेड्स भी हो जाते हैं। और क्यों? बिलिरुबिन की डेपोजिशन की वजह से। बिलिरुबिन जो आपका पिगमेंट है जो कि नहीं एक्सक्रीट हो रहा होता इन योर जॉन्डिस, वो आपका पूरी स्किन में, आपके स्क्लेरा में और जगह जगह डिपॉजिट होता है। उसका करेक्टरिस्टिक कलर येलो है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ येलो अपेयर होती है, आपका यूरिन का कलर येलो हो जाता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो येलोनेस जरूर कहना है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको जिस तरह मैं पहले बताया कि बिलिरुबिन हमारे पास दो फॉर्म्स में है। अगर वो लिवर में नहीं गया अभी तो वो ज़ाहिर है अनकॉन्जुगेटेड होगा, और अगर वो लिवर में चला गया है और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे कॉन्जुगेट कर दिया और आगे कोई प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हो चुका है। तो दो तरह की हमारे पास इसी से रिलेटेड डिजीज आती है, अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम प्री हिपैटिक फेज पे है या हिपैटिक फेज में है तो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया ज्यादा होता है। और अगर प्रॉब्लम पोस्ट हेपेटिक फेज में, यानी बाइल डक्ट के निकलने में, बाइल की ड्रेनेज में कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो आपका हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया होगा। हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट जो करते हैं वो बेसिकली सबसे कॉमन जो है वो टेस्ट्स की बेस, ज़्यादातर हम रिलाई टेस्ट पे ही करते हैं कि हम उसका टेस्ट करा के ये देखें कि कॉन्जुगेटेड है अनकॉन्जुगेटेड है। वरना थोड़ा सा आपके स्टूल और यूरिन के कलर में भी डिफरेंस आ जाता है कि इसमें चॉकी वाइट स्टूल का कलर हो जाता है और इसमें आपका डार्क स्टूल्स होते हैं। ये डिफरेंस थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये इतना वो अच्छा मार्कर नहीं एज योर टेस्ट आर। अच्छा, फिर हमने कहा कि जॉन्डिस हुआ क्यों। मैंने आपसे कहा था कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैंने कहा कि वो ब्लड में बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है, वाटर में स्टेबल नहीं होता। और अगर वो वाटर में अकेली फॉर्म में रहेगा, मतलब वैसे तो वाटर कह रही हूँ, ब्लड में अगर वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होगा तो वो बहुत टॉक्सिक होता है। जब बहुत ज्यादा, सपोज ये कर लेते हैं हम कि पेशेंट को हिमोलिटिक एनीमिया है, हिमोलिटिक एनीमिया में आरबीसीज बहुत ज्यादा टूटते हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बनता है, इतना ज्यादा बनता है कि लिवर की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उसको कॉन्जुगेट करे। जब लिवर में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि कॉन्जुगेट करे, वो मैक्सिमम कर रहा होता है काम, लेकिन उससे ज्यादा लोड उस पर पड़ चुका होता है, तो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ब्लड में आ जाता है। अब वो काफी हद तक तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड रहता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन बाउंड बिलिरुबिन होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एल्ब्यूमिन भी इतना ज्यादा तो नहीं है कि वो सारे को बाइंड करे, थोड़ा सा अनबाउंड भी होता है। तो ये जो अनबाउंड बिलिरुबिन होता है ये टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, और ये जाता है स्पेशली आपके जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें ऐसा हो तो बहुत ज्यादा इजीली उनके ब्रेन को पेनिट्रेट करके उनके ब्रेन में इन्फेक्शन कर देते हैं और उनको सीजर्स और कॉमा और इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा ये जो बिलिरुबिन होता है ब्लड में, मैंने आपसे कहा था कि ये यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो सकता। ठीक है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये कभी भी यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल इन वाटर, तो इसकी एबिलिटी ही नहीं है कि यूरिन में एक्सक्रीट हो। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, हमेशा जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अगर इसके ऑपोजिट में बात करें तो वो कॉन्जुगेशन हुई भी होती है, इस वजह से वो ब्लड में स्टेबल होता है। बेशक उसका लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए, वो यूरिन में भी एक्सक्रीट हो जाएगा, वो ब्लड में भी ज्यादा होगा। ब्लड में ज्यादा हो के वो अपने दूसरे सिम्टम्स जरूर करेगा, ज़ाहिर है वो येलोनेस कर देगा, वो येलोनेस ऑफ योर
यूरिन कर देगा। उसके अलावा प्रूराइटिस, इचिंग, अगर आप कभी पूछे ना, जो स्पेशली जॉन्डिस की सबसे ज़्यादा कंप्लेन हमें किसके साथ आती है, हेपेटाइटिस के साथ ही आती है। लिवर की इन्फ्लेमेशन जो होती है हमारी, सबसे ज़्यादा लोग उसी में जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग कई बार आपको जिस्म पे खारिश की कंप्लेन करते हैं, और कई लोगों में तो इतनी खारिश होती है कि खारिश ही की वजह से वो आपके पास आते हैं। तो वो जो खारिश है ना, वो इसी वजह से होती है कि आपका जो लिवर है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा होता इन योर हेपेटाइटिस, और उसकी वजह से जो लिवर के डिफरेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपके ब्लड में डायरेक्ट रिलीज हो रहे होते हैं, जिनको लिवर ने क्लियर करना था, और उनकी वजह से आपको प्रूराइटिस और इचिंग भी साथ हो रही होती है। और बिलिरुबिन भी, उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये भी आपकी इचिंग कराते हैं, तो स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये बेसिकली आपके जॉन्डिस की सारी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये किस तरह से बनता है। और बिलिरुबिन का अगर आपको बनने का प्रोसेस और उसकी आगे की मेटाबॉलिज्म पता होगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल लेवल्स लाजमी आने चाहिए। नॉर्मल लेवल बिलिरुबिन का जो कंसिडर किया जाता है, इट इज अप टू 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। कुछ जगह आपको 1 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर कहेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जो इसकी रेंज बताएं वो 0.3 से लेकर 1.2 तक बता दें, थोड़ा सा आप वाइड। दिस इज नॉर्मल, इतना बिलिरुबिन होगा तो नॉर्मल होगा। और आपका जो क्लिनिकली जॉन्डिस मैनिफेस्ट होता है, यानी आपकी स्किन स्क्लेरा सब कुछ बाकायदा येलो हो जाता है, वो 2 से ऊपर जब इसकी वैल्यू जाएगी ना, 1.2 नॉर्मल है ना, 2.0 से ऊपर लाइक जब वैल्यू चली जाती है तो फिर आपका जॉन्डिस आराम से सही वाला समझ आ जाता है। 1.2 से 2 के दरमियान में जब होगी, सपोज 1.5 1.8 होगी, तो पेशेंट को हल्के फुल्के सिम्टम्स हो सकते हैं जो भी उसकी प्रॉब्लम है, और बहुत ही माइल्ड सा येलो हो सकता है, लेकिन वो इतना डिटेक्टेबल नहीं होता। तो ये बातें तो आपके बहुत ही ज़्यादा आप पूछते हैं, आप इवन अपनी स्पेशलाइजेशन फाइनल का वाइवा दे रहे होंगे ना अगर, तो तब भी मेडिसिन वाले आपसे पूछते हैं, सर्जरी वाले पूछते हैं कि भाई बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ और क्या रेज है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जॉन्डिस की जो टाइप्स है उसमें सबसे आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो अक्सर कहते हैं कि यार ये तो जॉन्डिस इसको हुआ है, ये तो नॉर्मल सी बात है, होना ही होता है। तो बेसिकली इस वजह से होता है कि जो आपका सारा ये लिवर का बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने का फंक्शन है ना, ये बच्चे की पैदाइश के 2 हफ्ते बाद पूरा डेवलप होता है, ठीक है। बच्चे के पैदा होने के 2 वीक्स बाद पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन का सिस्टम डेवलप होता है, जिसने बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करना है। अब बच्चा जब से पैदा हुआ तब से उसके आरबीसीज तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ नए बनते हैं, ये तो सिलसिला चल रहा होता है। तो इसलिए शुरू से लेकर जो 2 हफ्ते तक का बच्चा होगा उसमें अभी आरबीसीज तो टूट रहे हैं, बिलिरुबिन बन रहे हैं, लेकिन बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन का सिस्टम भी पूरा बना नहीं होता, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे जो न्यूली बॉर्न नियोनेट्स होते हैं, उनको अक्सर औकात जॉन्डिस हो जाता है, येलोनेस हो जाती है उसके स्किन और स्क्लेरा की, और उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो नॉर्मल सी बात है, और वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में सेटल कर जाता है। सपोज पैदाइश के तीसरे चौथे दिन अगर होगा तो बच्चे का 2 हफ्ते से पहले पहले वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। अगर वो नहीं ठीक होता तो डेफिनेटली आपने कंसल्ट करना है, क्योंकि फिर वो कोई और प्रॉब्लम होगी। ये नियोनेटल जॉन्डिस है, ये भी आपसे पूछते हैं कि क्यों होगा, तो वो आपको वजह बताना चाहिए कि भाई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। फिर और कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस हैं जिनमें हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है, और ये इतनी कोई वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं करती खुद को, सिर्फ ये कि इनसे माइल्ड सा बिलिरुबिन का लेवल रेज्ड होता है। पहली जो है वो आपने नाम सुना होगा गिलबर्ट सिंड्रोम या क्लिगलर नज्जार सिंड्रोम। तो ये जो होगा गिलबर्ट सिंड्रोम है ना, बेसिकली ये होता है, आपको मैंने बताया था ना कि लिवर में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके लिए डेफिनेटली हमें एंजाइम चाहिए, विच इज यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम जिन लोगों में या तो म्यूटेटेड होगा या फिर उसमें कोई जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगी, मतलब ये कि अगर है तो वो नॉर्मल नहीं है, और अगर है या तो थोड़ी है ही थोड़ी अमाउंट में, मतलब ये दोनों बातें हो सकती है कि प्रोड्यूस ही थोड़ी अमाउंट में हुआ है लिवर में, और अगर है तो वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, पूरा एब्सेंट नहीं होता। तो ऐसे लोगों में कॉन्जुगेशन नॉर्मल नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ों की, कुछ आपका बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से जो कॉन्जुगेट होगा वो तो ठीक है, अपने पाथवे पे आराम से चला जाएगा, जो नहीं हो पाएगा वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ब्लड में रहेगा, तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। आपसे एमसीक्यू में पूछते होते हैं कि भाई गिलबर्ट सिंड्रोम या जो क्रिगलर नज्जार सिंड्रोम है इसमें कौन सी टाइप का होता है, तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है कि हमारा कॉन्जुगेटेड एंजाइम ठीक नहीं होता। ये इतना ज़्यादा सवेयर रिएक्शन नहीं होता, इसमें डिपेंड करता है, कुछ लोगों में ज़्यादा म्यूटेशन है तो हो सकता है कि आपको सिम्टम्स दे, वरना नॉर्मली सिम्टम लेस ही रहते हैं। जो क्रिगलर नज्जार जिसका नाम मैं ले रही हूँ ना, वो बेसिकली इसी गिलबर्ट सिंड्रोम की सवेयर और फेटल फॉर्म है, जो बच्चों में होती है, जिनमें इंजाइम बहुत ज़्यादा ये वाला डेफिशिएंट है, उनमें बच्चों में ही बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का जॉन्डिस आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और बहुत अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिगलर नज्जार सिंड्रोम। वैसे गिलबर्ट सिंड्रोम इस पूरे का ओवरऑल नाम है। अच्छा, जो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर आपकी ये कॉन्जुगेशन हो जाती है तो आपका क्या बन जाता है, इसके रिजल्ट में बिलिरुबिन ग्लूक्रोनाइड बन जाते हैं, बिलिरुबिन के साथ ग्लूक्रोनाइड अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब इन बिलिरुबिन ग्लूक्रोनाइड ने
छोटी छोटी यहाँ पर किनेलिकुलाई होती हैं, बाइल किनेलिकुलाई। मैंने आपको जब लिवर की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, इन बाइल किनेलिकुलाई से इसने गुजर के आके हिपैटिक डक्ट्स में आना होता है, फिर हिपैटिक डक्ट जो है वो जाके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। मतलब ये सारा का सारा पाथवे ऑफ ड्रेनेज है इन सब का। अगर आपके पास जाहिर सी बात है जहाँ पर इसने कॉन्जुगेशन हुई है, कॉन्जुगेशन तो सेल के अंदर होती है, सेल की मेम्ब्रेन से इसने इस किनेलिकुलाई में आना है, छोटी सी जो बिलियरी किनेलिकुलाई है उसमें जो ट्रांसफर करने वाला एंजाइम है ना, जो मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने वाला एंजाइम है, वो अगर डेफिशिएंट होगा या वो एब्सेंट होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सेल से निकल के कैनालिकुलाई में नहीं जा सकता, और नहीं जा सकेगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन उधर ही रहता है या फिर ब्लड में चला जाता है और वहां पर उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, और इसको हम कहते हैं ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, और ये आपका कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया कराता है। ठीक है, ये भी बहुत कम लोगों में इतना सवेयर होता है, ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करे, अदरवाइज ये इसी तरह हल्का फुल्का सा कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के साथ रहते हैं बंदे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब अगली जो हमने टर्म पढ़ी वो कोलिस्टेसिस है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगले ही पार्ट से हम शुरू कर लेते हैं। तो किसी को कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।